हेलो दोस्तों, मैं कपिल कुमार एडवोकेट। आज हम बात करने वाले हैं जो नए यूजीसी के नए रेगुलेशन आया है, जिसे लेके पूरे देश में और एक हंगामा खड़ा हो रखा है। तो हम देखेंगे कि ये जो नए रेगुलेशंस आए हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट है, इससे कौन कौन इफ़ेक्टेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, और इसके इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये सब हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 13 जनवरी 2026 को 13 जनवरी 2026 को ये गजट में पब्लिश हुआ था, तभी से ये लागू हो गया है, एनफोर्स हो गया है। तो अगर हम बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1953 को, यानी कि 28 दिसंबर 1953 को। और ये तभी से इस पे काम शुरू हो गया था। ये यूजीसी एक्ट बनाने के लिए तभी से काम शुरू हो गया था, और ये काम ख़त्म हुआ 1956 को, यानी कि 1956 को। 3 मार्च 1956 को ये बनकर तैयार हो गया था। और इसमें घोषणा की गई थी, इसमें प्रावधान था कि ये लागू तब होगा जब इसे गजट में पब्लिश किया जाएगा, और गजट में जो डेट होगी इसके लागू होने की, उस डेट को ही लागू होगा। तो ये हुआ था फिर 1 नवंबर 2025 को 1 नवंबर 2025 को 1 नवंबर 1956 को ये पब्लिश हुआ था गजट में, और उसमें डेट थी 5 नवंबर 1956। 5 नवंबर 1956 को ये लागू हो गया था पूरे भारत में। और तब से लेके इसमें विभिन्न संशोधन हुए हैं इसके रूल रेगुलेशंस में। और अभी जो नया जो विरोध है, जो नया ये है, इसे लेके जो 13 जनवरी 2026 को नए रेगुलेशन आए हैं। तो इसका पूरा जो ये नया रूल्स रेगुलेशन आए हैं, ये तो इसे हम एक्ट तो नहीं कहेंगे, ना ही हम इसे एक्ट कह सकते हैं और ना ही हम इसे बिल कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस। तो बेसिकली ये रेगुलेशंस हैं, एक्ट तो पहले ही बन चुका था, ये रेगुलेशंस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, अगर हम ये देखें तो इसका उद्देश्य, इसकी रेगुलेशन यानी रूल नंबर 2 में इसके हमें उद्देश्य बताए गए हैं। इसका उद्देश्य है SC, ST, OBC, EWS और डिसेबिलिटीज़ पर्सन, जो दिव्यांगजन होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये हो गए SC, ST, OBC और EWS, और ये डिसेबिलिटीज़ पर्सन। तो इनके साथ अगर कोई भेदभाव करता है, तो उनके उस भेदभाव के, तो इन्होंने एक वर्ड दिया है उन्मूलन, जिसका एराडिकेट, इंग्लिश में हम कहें तो एराडिकेट होता है, यानी कि इसका पूर्ण रूप से नाश के लिए और जड़ से मिटाने के लिए, जो भेदभाव हो रहे हैं इन्हें पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ये रेगुलेशन लाए गए हैं, ताकि किसी विशेष रूप से इन लोगों के साथ में कोई भेदभाव ना हो। और इसी में ही इसके उद्देश्य में एक लाइन और जोड़ी गई है लास्ट में, कि उच्च शिक्षण संस्थानों के हितधारकों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, हितधारकों के मध्य है। जो उच्च शिक्षण संस्थानों के यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में जो हितधारक हैं, यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में पूर्ण समता
इक्वलिटी और इंक्लूजन, समावेशन को प्रमोट करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इसके हमें पहला उद्देश्य हमारा ये है कि SC ST OBC के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उनका एरेडिकेट करना, उन्हें समाप्त करना। और दूसरा उद्देश्य इसका क्या है कि जो स्टेक होल्डर हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे। भेदभाव क्या होता है ये भी देखेंगे हम आगे। तो ये दोनों बातों को हम आगे डिफाइन किया गया है, और स्टेक होल्डर को भी और भेदभाव को भी। तो अगर हम बात करें अब इसमें डेफिनेशंस, उसके बाद इसके नंबर 3 पे आती हैं, इसके रेगुलेशन नंबर 3 रूल नंबर 3 में आती हैं डेफिनेशंस। तो सबसे पहले इसमें आता है पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित व्यक्ति यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी शिकायत है जो इन UGC के नए नियमों के अंतर्गत आती है, यानी कि जिसके साथ कोई भेदभाव किया गया है। वो भेदभाव किस तरह का है वो भी आगे है इसमें, तो उसे भी आगे देखेंगे हम। तो पीड़ित व्यक्ति उसे माना गया है जिसके साथ इस नए नियम के आधार पर भेदभाव किया गया है, वो पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इन सब वर्ड्स का अपने आप में एक महत्व है। तो एक इसमें है फिर नंबर C पे जाति आधारित भेदभाव, यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसका मतलब है जाति आधारित भेदभाव का SC ST OBC के सदस्यों के साथ केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव करना। केवल यहाँ पे वर्ड जोड़ा गया है, केवल वर्ड जोड़ा गया है, और केवल जाति या जनजाति, यानी कि यहाँ पे लिंग के साथ, जेंडर या फिर उनके जेंडर के या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, या फिर उनके एरिया के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, रेस के आधार पे, वो वर्ड यहाँ पे नहीं है। केवल जाति और जनजाति के आधार पे अगर आप तो इसलिए इसका नाम भी जाति आधारित भेदभाव। तो उसे जाति आधारित भेदभाव तभी माना जाएगा जब वो केवल जाति और जनजाति के आधार पर किया गया हो। बात आती है भेदभाव क्या है, ये जिसे यहाँ भी जिक्र किया गया, जिसका कि भेदभाव को ख़त्म करना। तो भेदभाव क्या है? भेदभाव का मतलब है, अब यहाँ पे अब देखो इसमें कितनी अस्पष्टता है इस रेगुलेशन में। यहाँ पे भेदभाव, वहाँ पे तो कहा गया कि SC ST OBC के साथ में भेदभाव को समाप्त करना है उद्देश्य, और यहाँ पे इन्होंने SC ST OBC को यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं कर रखा है भेदभाव की परिभाषा में। यहाँ पे क्या है, किसी भी हितधारक स्टेक होल्डर क्या है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहीं पे बराबर में स्टेक होल्डर की डेफिनेशन है, किसी भी हितधारक यानी स्टेक होल्डर के साथ या विरुद्ध धर्म, जाति, नस्ल, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान या दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटीज़, इनके या इनमें से किसी भी एक के आधार पे कोई अनफेयर यानी अनुचित व्यवहार करता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, या कोई ऐसा कार्य करता है, वो कार्य चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, यानी कि वो एक्सप्लिक्ट हो या इम्प्लिक्ट हो, ऐसा कोई कार्य करता है, और इसके साथ में ही कोई भेदभाव करता है, विभेद करता है, यानी कि डिस्टिंक्शन करता है, बहिष्कार करता है, बहिष्करण, प्रतिबंध, लिमिटेशन लगाता है इनके आधार पे, या फिर कोई पक्षपात करता है, प्रेफरेंस जिसे कहते हैं। तो जिसका उद्देश्य समान व्यवहार, यानी कि इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोटिव क्या होना चाहिए ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति का, कि समान व्यवहार को, इक्वलिटी को नलीफाई करना, निष्प्रभावी करना, और विशेष रूप से, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, स्टार बना हुआ है, एक वर्ड दिया है और, ये तो हुआ, चलो यहाँ तक हुआ। दूसरा, और विशेष रूप से हितधारक, ये हितधारक बार बार आ रहा है, स्टेक होल्डर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से, इस रेगुलेशन के उद्देश्य में था कि ये रेगुलेशन विशेष रूप से SC ST OBC के लिए लाया गया है। और यहाँ पे क्या है, भेदभाव की परिभाषा में स्टेक होल्डर को भी इंक्लूड किया गया है। हितधारक या हितधारकों का समूह पर ऐसी शर्तें लगाना जो मानवीय गरिमा के
विपरीत हों, यानी कि प्रतिकूल हों। तो इसका मतलब ये स्टेक होल्डर पे भी लागू है ये रेगुलेशन। तो स्टेक होल्डर को ही पढ़ लेते हैं। पहले शिकायत देख लेते हैं। शिकायत का मतलब क्या होगा कि क्योंकि ये पीड़ित व्यक्ति में जो परिभाषा में शिकायत ही वर्ड था कि शिकायत, कि जिस व्यक्ति के पास ऐसी शिकायत है। तो हितधारक यानी कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? स्टेक होल्डर का मतलब है, स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन आता है। इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के पार्ट क्यू में यानी कि थेथरमस इसमें ही दिया गया है कि स्टेक होल्डर के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे छात्र है, स्टूडेंट। और इसमें कोई ऐसा नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ कि इसके अंतर्गत SC OBC या ST या फिर EWS स्टूडेंट। केवल स्टूडेंट वर्ड है, यानी कि इसके अंतर्गत सब स्टूडेंट आएंगे, वो हम आगे देख लेंगे। अभी स्टूडेंट की परिभाषा दी गई है। तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? स्टूडेंट, शिक्षक, कर्मचारी, एनी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी, प्रबंध समिति के सदस्य। और फिर छात्र किसे समझा जाएगा, वो इसकी डेफिनेशन R में डिफाइन किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी उच्च शिक्षण से यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी माध्यम से, यानी कि या तो वो औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन ले रहा हो, या फिर वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, जो इग्नू वगैरह होते हैं इनके माध्यम से, या फिर ऑनलाइन माध्यम से वो कॉलेज से जुड़ा हुआ है, वो एडमिशन ले चुका है, वो एनरोल हो चुका है कॉलेज में, या फिर एनरोल लेने की प्रक्रिया में है, वो एडमिशन लेने की प्रक्रिया में है, एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में है, वो उसे स्टूडेंट माना गया है। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट की इस परिभाषा के अंतर्गत SC भी आते हैं, OBC भी आते हैं, और ST भी आते हैं, SC ST OBC EWS और जनरल वर्ग भी आना चाहिए। हालांकि क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन माध्यम से एडमिशन ले चुका है या लेने वाला है। अब इसमें एक प्रावधान है समान अवसर केंद्र का। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में ये स्थापित किया जाएगा समान अवसर केंद्र, जिसका हेड जो वहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, एक व्यक्ति को, वहाँ के किसी प्रोफेसर को। और इस समान अवसर केंद्र के द्वारा इसी के अंतर्गत एक समता समिति का गठन होगा, इक्वलिटी कमेटी। तो इसका गठन संस्थान के जो प्रमुख होगा, इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है, उसके द्वारा किया जाएगा। और ये होगा कैसे ये सारा है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक 3 सदस्य प्रोफेसर जो वरिष्ठ टीचर हो सकते हैं, और फिर इसमें 1 सदस्य शिक्षक के अतिरिक्त एक कर्मचारी भी रखा जाएगा। 2 सदस्य इसमें होंगे, 2 प्रतिनिधि सदस्य जो सोशल मेंबर होंगे, सोशल नागरिक समाज से आते हों, जो जिन्हें एक व्यावसायिक अनुभव हो, जो कमर्शियल एक्सपीरियंस रखते हो। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि इसमें 2 छात्र नेताओं का भी प्रतिनिधित्व होगा। 2 छात्र नेता किस वर्ग से आएंगे ये भी नहीं क्लियर है, केवल वो विशेष रूप से आमंत्रित किए जाएंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि इसमें इस समिति के अंदर होंगे। एक सचिव होगा जो समान अवसर केंद्र का, यानी कि इसका समन्वयक ही होगा, कोऑर्डिनेटर ही इसका सचिव होगा, जो अध्यक्ष की एब्सेंट में अध्यक्ष का काम करेगा ये सचिव। अब इसके रूल 5 के सब क्लोज 7 में ये नियम जोड़ दिया गया कि इस समिति में SC ST OBC डिसेबिलिटीज पर्सन और फैमिली कैंडिडेट को प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि इन्हें आवश्यक रूप से इसमें रखा जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग को नहीं रखा जाएगा, ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है। इसमें केवल यह कहा गया कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और ना ही इसमें यह लिखा गया है कि केवल ये इसमें SC ST OBC या इन लोग इस कैटेगरी से आने वाले मेंबर को ही रखा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ये है कि इसमें जनरल वर्ग को नहीं रखा जाएगा, दोनों ही बातें इसमें हैं। तो इस कार्यकाल अगर हम देखें तो सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, और जो विशेष रूप से आमंत्रित यानी छात्र नेता है उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। अब ये जो समता समिति बनेगी, इसका कार्य का होगा, कार्य इसका
कि ये जो इसके कई कार्य बताए गए हैं, लेकिन मैंने तो मुख्य मुख्य कार्य ही लिखे हैं। भेदभाव से पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर उसे प्रतिशोध से बचाना, कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसे वो उसका बदला लेने के लिए कोई अनहोनी या कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, या फिर उस शिकायतकर्ता से कोई आरोपी बदला लेने के लिए कोई कानून को हाथ में लेने वाला गैर कानूनी कार्य ना करे। तो उस चीज़ के लिए ये प्रावधान है इसमें। ये समता समिति इसका सुनिश्चित करेगी ये सब। भेदभाव के अंतर दूसरा, भेदभाव के अंतर्गत आने वाले कार्यों की सूची बनाना व प्रसार करना। अब भेदभाव किसे किसे माना जाएगा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, उनकी सूची ये बनाएगी ये समिति और उसका प्रसार करेगी। भेदभाव की शिकायत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना, ये ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी ये समिति ही। और एक कार्य करेगी इक्विटी स्कोर का, एक इक्विटी स्कोर बनाया जाएगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो ये पूरे कॉलेज में घूम घूम के देखेगा कि कहीं कोई इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस रेगुलेशन का, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार या फिर भेदभाव तो नहीं हो रहा। और एक इसी तरह से एक प्रावधान इसमें इक्विटी एम्बेसडर का है, इसके रूल 5 के सब क्लोज 12 में। तो इसमें ये प्रत्येक इकाई में जितने भी सेक्शन है, इसमें विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, फैकल्टी हैं, और स्कूल हैं, छात्रावास हैं, लाइब्रेरी है, और सब मतलब कम से कम एक एक ये बनाएंगे इसमें एम्बेसडर, जो ध्यान रखेगा कि हाँ किसी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। और इसके रूल 5 के सब क्लोज 13 में ये दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष की जनवरी और जुलाई को एक अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की रिपोर्ट जनवरी और जुलाई को प्रकाशित की जाएगी, जिसमें कितनी शिकायतें आई, कितनी शिकायतें आई, कितनों का निवारण किया गया, कितनों को सेटल किया गया, कितनों को, और उनकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। और दूसरा इसमें टोटल ये भी प्रावधान है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितनी फीमेल स्टूडेंट है, कितने मेल स्टूडेंट है, कितने कर्मचारी हैं, ये सब ये इस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में तैयार किया जाएगा। ये जो अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें समता हेल्पलाइन का। जो ये समता हेल्पलाइन है ये 24 घंटे काम करेगी। और पहली बात तो यह है कि ये 24 घंटे काम करेगी, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी इसमें शिकायत करेगा, जो कंप्लेनेंट होगा, अगर वो चाहता है तो उसके कहने पर या उसकी इच्छा पर उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और फिर इसमें अगर कोई भेदभाव की घटना घटित होती है तो उसका फिर प्रोसीजर क्या है शिकायत करने का। तो इसमें ये सब इसके रूल 8 में डिफाइन, टोटल इसमें 11 ही रूल है, टोटल पूरे रेगुलेशन में 11 रूल हैं, तो ये नंबर 8 है। तो इसमें क्या है कि जब शिकायत अगर आपके किसी भी स्टूडेंट के साथ में जो इस रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, उसके साथ में भेदभाव हुआ है, कोई घटना घटी है, तो वो इसकी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है, लिखित माध्यम से भी दे सकता है, और ईमेल के जरिए भी भेज सकता है। ये ईमेल और ऑनलाइन ये सब पोर्टल ये बनाएंगे, और ये ईमेल किस ईमेल पे भेजा जाएगा ये भी ये अपनी वेबसाइट पे कॉलेज दिखाएगा, या फिर एक जगह जगह इसका प्रसार किया जाएगा। और यदि मामला बीएनएस या अन्य दंडात्मक विधि का है, आईपीएस के अंदर, अब तो आईपीसी बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, तो अगर जब हेल्पलाइन के द्वारा, फ़ोन के द्वारा अगर सूचना दी गई है और उस सूचना से ये लगता है, जिसे सूचना मिली है प्रबंधक को कि ये मामला जो है संज्ञेय है या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का है, या फिर ये जो है किसी जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता उसके अंतर्गत जो है दंडनीय है, तो ये उसकी सूचना तुरंत जो संबंधित पुलिस अधिकारी होगा थाने का, जो वहाँ थाना लगता होगा, उस पुलिस अधिकारी को देगा, और वो जो है तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जा सकती है, या फिर उसके खिलाफ तुरंत जांच की कार्रवाई पुलिस द्वारा शुरू कर दी जाएगी। अब शिकायत मिलने के नंबर 2, शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 दिन तक इस मामले को लटकाए रखेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर शुरू करनी होगी कार्रवाई। और 15 दिन के अंदर उस शिकायत पर क्या किया गया उसकी रिपोर्ट जो समता समिति है उसके अध्यक्ष को दी जाएगी, और जो है एक जो पीड़ित व्यक्ति है जिसने शिकायत दी है उसे भी दी जाएगी। नंबर 4, 7 यानी कि 7 वर्किंग डेज़ के अंदर
इसमें आगे की कार्रवाई होगी। इन 15 दिन के बाद 7 दिन के अंदर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आगे क्या करना है। और ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, अपील। अब अपील, सबसे पहली बात है कि 30 दिनों के भीतर ये अपील लोकपाल को की जा सकती है। एक लोकपाल का प्रोविज़न है इसमें। और लोकपाल जो है एक एमिकस क्यूरी यानी कि न्यायमित्र नियुक्त कर सकता है अपनी हेल्प के लिए या मामले को सुलझाने के लिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपील कौन कर सकता है। इसमें ये नहीं डिफाइन किया गया है कि अपील कौन कर सकता है। कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति कर सकता है। इसमें पीड़ित भी हो सकता है, आरोपी भी। यानी कि इसमें अगर SC ST OBC या EWS के व्यक्ति ने जनरल के व्यक्ति पर अगर लगाया है आरोप, और वो भी जनरल का व्यक्ति भी इसकी अपील कर सकता है। ये इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है, केवल ये वर्ड है कि कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति। तो असंतुष्ट का मतलब तो पीड़ित भी हो सकता है और आरोपी भी हो सकता है, तो इसलिए कोई भी कर सकता है। अब ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये तो अपील के बाद में फिर 10 और 11 इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। अब ये कुछ जो इसका निष्कर्ष मेरे हिसाब से निकलता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो क्या यह रेगुलेशन केवल जनरल वर्ग पर लागू होता है, के विरुद्ध लागू होता है? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये बात कहीं कही नहीं गई है, कहीं लिखी ही नहीं है। ये है कि विशेष रूप से SC ST OBC EWS के लिए बनाया गया है, बस ये इसमें ये कहा गया है। लेकिन ये नहीं है कि अगर जनरल वर्ग के साथ में इस रेगुलेशन के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो उसे ये रेमेडी नहीं मिलेगी इस एक्ट के द्वारा, इस रेगुलेशन के द्वारा। ये इसमें बात लिखी नहीं गई है कहीं भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये केवल जनरल वर्ग पर के विरुद्ध लागू होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर क्या यह SC ST OBC पर या विरुद्ध, हाँ मेरे हिसाब से हाँ, अगर कोई OBC का व्यक्ति SC के स्टूडेंट का अपमान करता है या उसके साथ कोई भेदभाव करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, इस एक्ट के हिसाब से होगी। अब क्या समता समिति में केवल SC ST OBC डिसेबिलिटीज पर्सन या फीमेल के मेंबर ही होंगे? नहीं, इसमें केवल ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसमें केवल ये कहा गया है कि SC ST OBC डिसेबिलिटीज पर्सन और फीमेल की आवश्यक रूप से रखा जाएगा इनके मेंबरों को। जनरल कैटेगरी के मेंबर भी रखे जा सकते हैं, इसमें इससे कौन मना कर रहा है। इसमें ये केवल वर्ड तो जोड़ा ही नहीं गया कि केवल SC ST OBC के मेंबर होंगे। ये कहा गया कि उनका प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व मतलब कि उन्हें जरूर आवश्यक रूप से उन्हें रखा जाएगा। नंबर 4, क्या जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के साथ भेदभाव होने पर वह इस रेगुलेशन के आधार पर शिकायत कर सकता है? मेरे हिसाब से तो हाँ है, लेकिन ये स्पष्ट किया नहीं गया है इसमें। लेकिन स्टूडेंट, जहाँ तक स्टूडेंट की परिभाषा है तो उसके अंतर्गत जनरल के स्टूडेंट भी आते हैं और छात्र ही जो स्टेक होल्डर है उनके अंतर्गत छात्र आता है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे अभी। क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है आरोपी द्वारा? मेरे हिसाब से हाँ, कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपील करने के बाद भी, तो इसमें ऐसा भी कोई मनाही नहीं है कि अगर आप अपील में जो डिसीजन होगा उससे आरोपी संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट नहीं जा सकता, वो जा सकता है। और जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे थे अभी, स्टूडेंट, ये रहा छात्र की इसमें का ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, और छात्र आता है स्टॉक होल्डर के अंतर्गत, और स्टॉक होल्डर आते हैं भेदभाव की परिभाषा के अंतर्गत, और ये भेदभाव आता है उद्देश्य की परिभाषा के अंतर्गत, और ये स्टॉक होल्डर भी उद्देश्य की परिभाषा। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जनरल वर्ग के स्टूडेंट भी इस रेगुलेशन में शामिल हैं मेरे हिसाब से। लेकिन ये इन लोगों ने स्पष्ट नहीं किया है ये सब बातें। अब एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये केवल मेरी ओपिनियन है, यानी अपनी निजी मेरी राय है। इसका इस रेगुलेशन की सटीकता या वैधानिकता या इसकी लीगलिटी से कोई संबंध नहीं है। मेरी इस जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो इसमें मैंने पॉइंट आउट किया है सब चीज़ों को, इनका कोई रेगुलेशन की लीगलिटी से कोई संबंध नहीं है। क्या संविधान के अनुच्छेद 15(4) के प्रावधान इस विनियम 2026 UGC पर लागू होते हैं? यानी क्या 15(4) का उल्लंघन है? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान, और इसका
जो अनुच्छेद आर्टिकल 15 है, ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी मनाही करता है किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ये तो मना कर रहा है। लेकिन इसमें एक 1951 में जो संविधान का पहला ये संविधान संशोधन था, इसमें ये पार्ट जोड़ा गया, ये वाला। इसमें कहा गया, क्या कहा गया, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो क्लियरली है कि ये बार्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कर सकती है, गवर्नमेंट ऐसा लो ला सकती है, और इसलिए ये एक्ट लाया भी गया है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि गवर्नमेंट को अधिकार है, वो ला सकती है, और इसे अब जो बाकी जिन्हें लगता है कि ये गलत है, गलत रूप से लाया गया है, तो वे इसका सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न हाई कोर्ट में, वैसे सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल के या फिर एक जनहित याचिका के द्वारा PIL डाल के इसे कोर्ट में ले जा सकते हैं, और फिर कोर्ट तय करेगी कि ये इसकी लीगलिटी को। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और अब इस वीडियो के बारे में अपनी राय, अपनी कमेंट ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।